नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल हिंदी धाम पर। आइए अपनी प्रश्नोत्तरी फिर से शुरू करते हैं नए विषय से, एक नई प्रश्नोत्तरी को लेकर। तो आज का हमारा ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। असंगत पूछा गया है, तो देखेंगे यहाँ पे असंगत कौन सा है। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। यामापर महादेवी वर्मा को सन 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार मिला था और असंगत पूछा है। और बी ऑप्शन है, यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी जी को सन 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया है। और ऑप्शन सी है, सन 1982 में यामा के लिए महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी है, बालकृष्ण नवीन के 2 काव्य संकलन अपलक और क्वासी प्रगतिवादी भावबोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें असंगत पूछा गया है, तो असंगत कौन सा हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला है वो हमारा असंगत है। क्यों असंगत है, क्योंकि यह जो दिया गया है अपलक और क्वासी, ये प्रगतिवादी भावबोध के नहीं दृष्टि से नहीं महत्वपूर्ण है, ये छायावादी भावबोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा असंगत हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असंगत हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। फिर से असंगत पूछा है, तो देखेंगे हमारा इसमें असंगत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, यह छायावादी काव्य सरासर हिमाकत धृष्टता अहमन्यता तथा हमन्चो दी गरेनिस्त के सिवाय और क्या हो सकता है। ये कथन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। ये कथन किसका है, पंत का है। जितने भी कथन दिए गए हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, तो आप लोग इसको तो नोट पेन लेके बैठें और प्रश्नों को नोट करते रहें, आपको आगे बहुत सुविधा मिलेगी इनसे। ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्रगतिवादी समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, जयशंकर प्रसाद। और ऑप्शन डी क्या है, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचा मुक्तिबोध में है। ये किसने कहा है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो आप लोग इसमें क्यों असंगत हमको ढूंढना है, असंगत कौन सा है। तो ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, असंगत कौन सा है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप लोगों को पकड़ने की कोशिश करें कि इसमें क्या गलती की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम सी देखेंगे, जो कि कहा गया है प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। यह जयशंकर प्रसाद का नहीं है, बल्कि किसका है, यह डॉक्टर नगेन ने कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर नगेन ने कहा है कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। असंगत इसमें भी इसमें संगत पूछा गया कि प्रगतिवादी कवि कौन है। तो प्रगतिवादी कवि कौन है यह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आप लोग बताएंगे इसमें प्रगतिवादी कवि कौन है। प्रगतिवादी कवि कौन है, नागार्जुन है या केदारनाथ अग्रवाल है या त्रिलोचन है या डॉक्टर रामविलास शर्मा है। तो प्रगतिवादी कवि कौन है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आप लोग इसको सुधार कर लें। एक सेकेंड, ये 1900 केदारनाथ अग्रवाल का जो 1921 लिखा गया है, ये 1921 की जगह
क्या हो जाएगा, 1911 होना चाहिए था। ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। केदारनाथ अग्रवाल ही हमारे प्रगतिवादी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं और त्रिलोचन रामविलास शर्मा नागार्जुन ये प्रयोगवाद के अंदर है। ये त्रिलोचन और रामविलास शर्मा प्रयोगवाद के अंदर आते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। प्रश्न नंबर 39 कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। असंगत पूछा गया है। तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1935 में E.M. फॉस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुई थी। और ऑप्शन बी क्या है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1938 में हुई थी। और ऑप्शन सी क्या है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद के ने लखनऊ में की थी। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ सन 1948 से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका। यहाँ पे 2 त्रुटियाँ दी गई हैं, तो आप लोग दोनों का प्रश्न पकड़ने का प्रयास करेंगे। भारत में क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। तो आप लोग इसका जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसमें 2 असंगत हैं, तो दोनों को आप लोग पकड़ना है। इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो थोड़ी सी त्रुटियां हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1938 में नहीं बल्कि 1936 में हुई थी। और ऑप्शन नंबर डी इसमें 1936 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में जो कि 1948 दिया गया है, 1948 ना होकर के बल्कि 1936 होना चाहिए था। प्रगति का आरंभ माना जाता है, प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। तो इसमें 2 ऑप्शन में त्रुटियां हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है, इसमें भी असंगत पूछा गया है। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी आदिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। ऑप्शन बी क्या है, हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशवदास हैं। केशव के 50 वर्ष बाद तक रीतकालीन कवियों की परंपरा टूटी सी रही। और ऑप्शन सी क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीत काव्य की परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीत काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। और ऑप्शन डी क्या है, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। तो इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा। आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो जिसमें ऑप्शन नंबर ए असंगत है। क्यों असंगत है, क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से पढ़िए, कहा क्या गया है, क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी का आदिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना। आदिकाल का नहीं बल्कि रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, ना कि आदिकाल का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। यह किसका कथन है। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जल्दी से देंगे।
इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी ने ऐसा कहा है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है आज का हमारा क्वेश्चन। क्या है आज का हमारा अगला नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से फिर से असंगत पूछा गया है। आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। असंगत पूछा है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से संगत पूछा गया है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे मिसप्रिंट है इस प्रश्न में, तो आप लोग इसका ध्यान से उत्तर दीजिएगा। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास क्या लिखा गया, आचार्य चतुर्सेन शुक्ल लिखा गया है। शुक्ल नहीं बल्कि कौन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हो जाएगा। यहाँ पे शुक्ल की जगह आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है। राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी, यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी, यह कथन किसका है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी क्या है शिव प्रसाद सितारे हैं, ऑप्शन डी क्या है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न प्रजा की, यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न प्रजा की, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी क्या है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी क्या है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर डी क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न प्रजा की, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा आज का अगला क्वेश्चन, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। किसकी काव्य पंक्तियाँ, ज्ञान दूर
कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। किसकी पंक्तियां हैं? तो देखेंगे हमारा 48 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 48 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर ए, जय शंकर प्रसाद। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा? आसान सा प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न पे ज़्यादा देर नहीं समय लिया जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रस खान। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है इंसाल्लाह खां, ऑप्शन बी है लल्लू लाल, ऑप्शन सी है सदल मिश्र, ऑप्शन डी है शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद लल्लू लाल। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? ऑप्शन ए है बांगरू, ऑप्शन बी है बघेली, ऑप्शन सी है ब्रज भाषा, ऑप्शन डी है भोजपुरी। ऑप्शन ए है बांगरू, ऑप्शन बी है बघेली, ऑप्शन सी है ब्रज भाषा, ऑप्शन डी है भोजपुरी। तो आज का हमारा 51 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बांगरू, ऑप्शन नंबर बी बघेली, ऑप्शन सी नंबर ब्रज भाषा, ऑप्शन डी नंबर भोजपुरी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बघेली। तो बघेली कहाँ बोली जाती है? आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा आज का प्रश्न? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी है पद, ऑप्शन नंबर डी है समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी है पद, ऑप्शन नंबर डी है समास। तो 52 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पद। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहा जाता है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? पश्चिमी हिंदी पूछा गया है। तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए है कन्नौजी और अवधी, ऑप्शन बी है ब्रज और बघेली, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ी और बांगरू, ऑप्शन डी है खड़ी बोली और बुंदेली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन ए है कन्नौजी और अवधी, ऑप्शन बी है ब्रज और बघेली, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ी और बांगरू, ऑप्शन डी है खड़ी बोली और बुंदेली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हैं। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? ए, का और ता। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सबसे उपयुक्त इन सारे प्रश्नों ऑप्शन में से कौन सा सबसे उपयुक्त आंसर होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, और कंठोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आती है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह।
ध्यान से इसको पढ़िएगा। असंगत पूछा जा रहा है, तो इसमें असंगत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा जा रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्रबंधु विनोद पुस्तक को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, प्रकांड कविवृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को पश्चिमी संकलनकर्ता कहा है। ऑप्शन बी क्या है? इन्होंने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को एवं कुंतक के वक्रोक्तिवाद का तुलनात्मक विवेचन करके अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। ऑप्शन सी क्या है? सूरदास ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। ऑप्शन डी क्या है? आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर को महत्वपूर्ण माना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? थोड़ा से मैं इसमें शब्दों का हेर फेर किया गया है, तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर देंगे। तो 55 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से पढ़िए, क्या कहा जा रहा है? सूरदास ने नहीं बल्कि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। तो इसका असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा आज का प्रश्न? असंगत पूछा गया है। असंगत पूछा गया है। इसमें से असंगत कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्रबंधु में, ये भी वही क्वेश्चन आ गया है, दोबारा रिपीटेड हो गया थोड़ा से भी, फिर भी थोड़ा से हेर फेर किया गया है प्रश्न में। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही होगा इस प्रश्न का भी, क्योंकि सूरदास ने शुक्ल ने सूरदास की भाषा को नहीं बल्कि किसकी भाषा को? कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? कूट भाषा का इसमें चयन करना है। कूट, तो क्या कह रहा है? मार्क्सवाद दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता है। तो मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार आप लोगों को इसका उत्तर देना है, ठीक है। कथन तो सारे सही हैं, लेकिन मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार कौन सा सही है ये बताना है आप सबको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 2 और 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 2। 1 और 2 में क्या कहा जा रहा है? मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद थी, सही है। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, सही है दोनों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन सा सही हो जाएगा? कूट का प्रयोग करना है। इसमें भी दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है? मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश है। ऑप्शन सी क्या है? परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन। और ऑप्शन 4 क्या है? मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। 1 और 4, 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, ए, ऑप्शन नंबर ए।
कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। मन दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है और मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला आज का प्रश्न? निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें कौन सी हैं? तो टी.एस. इलियट की पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? साइंस एंड पोएट्री। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? द सीक्रेट वुड। ऑप्शन नंबर 3 कौन सा है? द मेकिंग ऑफ लिटरेचर। और चौथा कौन सा है? द वेस्टलैंड। तो टी.एस. इलियट की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? टी.एस. इलियट की पुस्तकें पूछा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं 1 और 4, साइंस और वेस्टलैंड। दूसरा क्या है? सेकेंड द सीक्रेट वुड और द वेस्टलैंड। और तीसरा क्या है? द सीक्रेट वुड और द मेकिंग ऑफ लिटरेचर। और चौथा क्या है? द मेकिंग ऑफ लिटरेचर और द सीक्रेट वुड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 2 और 4, द सीक्रेट वुड और द वेस्टलैंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? देखते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आता रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस साहित्य इतिहासकार का कथन है? अभी यह तो प्रश्न रिपीटेड हो गया, क्योंकि अभी यह प्रश्न एक विकल्प के रूप में आया था, प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 61 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है चिंतामणि से रीतकाल परंपरा का आरंभ। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा आज का अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? असंगत पूछ रहा है, तो आप लोग जल्दी से ऑप्शन नंबर ए क्या है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से बुंदेली और कन्नौजी अवधी की ही उपबोलियां हैं। और बी क्या कह रहा है? पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। और सी क्या कह रहा है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूभाग में बोली जाने वाली उपभाषाएं आती हैं, जैसे भोजपुरी, मगही और मैथिली। और डी क्या कह रहा है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, हड़ौती, जयपुरी, शेखावटी, जयपुरी की ही शेखावटी, जयपुरी का ही दूसरा नाम शेखावटी है, आदि बोलियों की गणना की जाती है। तो इसमें से असंगत पूछा है, असंगत कौन सा है? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से बुंदेली और कन्नौजी अवधी की ही बोलियां हैं। यह ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से बुंदेली और कन्नौजी अवधी की नहीं, बुंदेली और कन्नौजी अवधी की नहीं बल्कि किसकी हैं? ब्रज भाषा की उपबोलियों के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? ब्रज के अंदर आती हैं। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा आज का प्रश्न? देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? हिंदी के आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुआ है। बी क्या कह रहा है? डॉक्टर सुनीत कुमार बनर्जी ने भीली को राजस्थानी उपभाषा की बोली माना है। वस्तुतः आदि भीली अनार्य राजस्थानी और गुजराती का मिश्रित रूप है। डी क्या कह रहा है? राजस्थानी हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य मारवाड़ी में लिखा गया है। तो आप सही उत्तर देंगे आप लोग। इसका कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? डॉक्टर सुनीत कुमार बनर्जी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चटर्जी ने भीली को राजस्थानी उपभाषा का बोली माना है, उपभाषा की बोली माना है। ऑप्शन सी क्या है? वस्तुतः आदि भीली अनार्य राजस्थानी और गुजराती का मिश्रित रूप है, बिल्कुल सही है। राजस्थानी हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य मारवाड़ी में लिखा गया, यह भी बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अपने
अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। बी क्या कह रहा है? देवनागरी लिपि का विकास खरोष्ठी लिपि से माना जाता है। और सी क्या कह रहा है? वर्तमान नागरी लिपि का मूल अर्थात प्राचीन रूप अशोक के शिलालेखों की लिपि से मिलता है, जो विक्रम संवत से लगभग 200 वर्ष पूर्व का है। डी क्या कह रहा है? भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर बी? देवनागरी का विकास खरोष्ठी लिपि से नहीं बल्कि किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। किससे? देवनागरी का विकास खरोष्ठी लिपि से नहीं बल्कि ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। तो इसका असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा आज का ये प्रश्न? असंगत पूछा है इसमें भी। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य शुक्ल ने वृत्त संग्रह तथा वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन बी क्या करें? संस्कृत का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज है। और सी क्या कह रहा है? वृत्त संग्रहों में सबसे बृहदाकार और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह मिश्रबंधुओं का मिश्रबंध विभेद है। और डी क्या कह रहा है? FEKE ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन किया है और हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया है। क्या? काल विभाजन का आधार बनाया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है? संस्कृत का प्रथम वृत्त संग्रह, संस्कृत का नहीं बल्कि किसका? हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज को माना गया। क्या? संस्कृत का नहीं बल्कि हिंदी का। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से इसमें कौन सी रचना उपन्यास की विधा नहीं है। तो देखेंगे रात का रिपोर्टर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या है? विषाद मठ है, और ऑप्शन सी क्या है? पश्यंती, ऑप्शन डी क्या है? अजय की डायरी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, पश्यंती और अजय की डायरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पश्यंती। कौन सा? पश्यंती उपन्यास की विधा नहीं है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में कौन है? क्या? प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में कौन है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप का पराभव है। ऑप्शन बी पद्मिनी का आदिग्राह अग्निदाह है। और डी क्या है? सी क्या है? जल प्रलय है। और डी क्या है? रानी कमलावती का पश्चाताप है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रानी कमलावती कौन थी। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन है? नहीं थे। कौन नहीं थे? नहीं पूछा गया, आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। नहीं पूछा गया है कौन नहीं है, तो इस पे विशेष ध्यान देंगे, कौन नहीं है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसका उत्तर देंगे।
इनमें से कौन नागरिक प्रचार सभा के संस्थापकों में नहीं थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है ठाकुर शिव कुमार सिंह, ऑप्शन सी है राम नारायण मिश्र और ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जी काशी नागरिक प्रचार सभा के संस्थापकों में नहीं शामिल थे। तो यह रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं अब कल एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। इस चैनल को आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।